Good morning, students. Today we will start our new chapter of PT3, that is government budget and the economy, right? So, as the name suggests, government budget and the economy. So, in this chapter, we will study about the government budget, and budget is basically is that statement in which we record the receipts and the expenditure, and it's of the economy. That means we will record all the receipts and all the expenditure of the economy. ठीक है ना? We will study about that. Moreover, receipts means budget receipts में there are further two types of receipts: revenue receipts and capital receipts, right? And budget expenditure, further there are two type of budget expenditure: revenue expenditure, capital expenditure. And the last is budget deficit, in which we will study about revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, right? So firstly we will study about the government budget. So government budget is basically that financial statement in which government record all the financial transactions related with the rest of the world, or no sorry all the financial transaction, like means receipts and expenditure of the government will record in this फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. सो अल्टीमेटली द बजट अनफोल्ड, जैसे नेम से जैसे कि इसमें बताया है, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर. जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है गवर्नमेंट की पास्ट 1 ईयर. मोर ओवर द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, वो सारा इस बजट पॉलिसी में रिकॉर्ड होता है. सो बजट पॉलिसी जो है वो बेसिकली किस पे इन्फ्लुएंस होती है? गवर्नमेंट बजट पे. ठीक है. सो government budget is a statement of expected receipts and expected expenditure of the government. कि गवर्नमेंट एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या उसके रिसिप्ट्स आने हैं, क्या उसके एक्सपेंडिचर होने हैं, जब रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द गवर्नमेंट बजट. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? हम लोगों को सबको पता है कि जो भी हम लोग भी इवन जब भी गवर्नमेंट बजट बनता है, या हम लोग भी अगर अपना बजट बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बजट हम इसलिए बनाते हैं सो दैट हम अपने एक्सपेंडिचर्स और इनकम को बैलेंस कर पाएँ. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जितनी हमारे इनकम है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सपेंडिचर देख पाएँ, और हम ये गेस कर पाएँ या ये हम एस्टिमेट कर पाएँ कि कितना हमारा जो है एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा, या कितने हमारे पास सरप्लस इनकम बचेगी. सो फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली गवर्नमेंट बजट इज़ मेंटेन्ड, और फॉर दैट पर्पज ओनली वी प्रिपेयर्ड अवर बजट, राइट. सो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो फर्स्टली हम देखेंगे दैट इज़ द जीडीपी ग्रोथ, राइट. जीडीपी ग्रोथ इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो होता है. जीडीपी ग्रोथ हमें पता ही है. जीडीपी ग्रोथ क्या होगी कि अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ में जो है गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? बाय द टू वेज: बाय मेकिंग द पब्लिक डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू द टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज़. क्योंकि हमें पता है, अगर हमें ये पता होगा कि हमारी इनकम कितनी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर पाएंगे कि हमने खर्चे हैं वो कहाँ कहाँ करने हैं, जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ स्पेंड करनी है, राइट. तो अल्टीमेटली फिर हम बहुत लॉजिकल वे से इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर पाएंगे. तो डेफिनेटली जब एक लॉजिकल वे से प्लानिंग होगी तो दिस विल लीड टू द जीडीपी ग्रोथ. मोर ओवर रीजनल बैलेंस ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम प्रॉपर से एक वेल डिफाइंड इनकम और एक्सपेंडिचर के स्टेटस को लेकर चलते हैं, तो हमारा मेन जो मोटिव है किसी भी इकोनॉमी का वो यही है कि देयर शुड बी अ बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि एक रीजन बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, दूसरा रीजन ग्रोथ नहीं कर रहा, तो वो एक अच्छी साइन नहीं होता है ग्रोथ का. तो देयर शुड बी अ बैलेंस रीजनल ग्रोथ. तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे फंड्स हैं, जो भी हमारे
जो भी इकोनॉमी के फंड्स हैं, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, वो अपने एक्सपेंडिचर में उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, और जहाँ पर बेस्ट वे से यूटिलाइजेशन करना है और जहाँ पे प्रायोरिटीज़ एरिया है वहीं पर वो उनको स्पेंड करें, ठीक है। मोर ओवर ये चीज़ देखें कि जो टैक्स को, कि देखो हमें पता है गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स या तो वो टैक्सेस होते हैं या फीस फाइन होता है, तो अल्टीमेटली फिर वो टैक्सेस को उसी हिसाब से मॉडरेट कर सकते हैं, रीजनेबल कर सकते हैं फॉर दी बैकवर्ड रीजन्स पीपल है। मीन्स वो सारी प्लानिंग होती है, वो तभी हो पाती है जब गवर्नमेंट को ये चीज़ एस्टिमेट हो जाता है, एक्सपेक्टेड हो जाता है कि कितना उनका इनकम आता है और कितना उनका एक्सपेंडिचर है। देन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगेन ये हमें पता ही है, फॉर द गुड कमांडिंग हायर प्राइस अट्रैक्ट हायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अल्टीमेटली अगर रिसोर्सेज को बहुत हम उसी वैसे वैसे जो है स्पेंड करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट आए, बट ये बात तो है ही कि जहाँ पर हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे वहाँ पर हम सोशल वेलफेयर को इग्नोर करेंगे। सो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट बजट है वो हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि कहाँ पर हमने अपने रिसोर्सेज को पूरा तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मार्केट इकोनॉमिक्स फेल टू प्रोड्यूस such goods which are essential for collective needs of the society. Here the pollution free environment may be cited as an example. Often the private entrepreneurs would be reluctant to invest for the creation of pollution free environment. Accordingly social welfare is lost, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट उस एरिया पे कंसंट्रेशन नहीं कर रही है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो वहाँ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली मार्केट्स को रन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। मोरओवर जो मार्केट इकोनॉमिक्स है फेल टू अकाउंट फॉर द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आपने नेशनल इनकम में भी पढ़ा था कि जब हम किसी थर्ड पार्टी की वजह से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री लगी है, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसकी वेस्ट मटेरियल रिवर में जा रही है, उस रिवर के पानी को पीने की वजह से या रिवर के पानी की वजह से या वहाँ की जो भी है वेस्ट जो मटेरियल है उनकी वजह से वो सारा एरिया है पॉल्यूटेड हो रहा है और हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं टू द पीपल, है ना, पीपल फेस कर रहे हैं हेल्थ इशू, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, उसके बारे में भी वो कुछ नहीं करते। बट यही चीज़ें अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करे, मीन्स खुद ढंग से इन्वेस्टमेंट करे, सारा कुछ देखे, तो अल्टीमेटली वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकती हैं, ठीक है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब उसका अगेन उसका बजट सेटल होगा। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगेन दैट इज़ प्रॉब्लम। हमें पता है हमारी इंडिया में जो है स्क्यूड है, ग्रोथ हाईली स्क्यूड है, अनइक्वल है, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि रिच और पुअर का जो बीच का डिफरेंस है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली जो टैक्सेशन एंड सब्सिडीज इज द की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट, है ना। तो वो टैक्स और सब्सिडी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन दिस एरिया, तो डेफिनेटली वो तभी होगा कि इक्वल ग्रोथ के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि कहाँ जहाँ उसे इन्वेस्टमेंट है, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की ज़रूरत है वो उन एरिया में करें, ठीक है। रिच और पुअर का गैप मेंटेन करें, उसके बाद सब्सिडीज़ प्रोवाइड करें। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में हैं और वो एक प्रॉपर इनकम और वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो बैलेंस कर सकती है ग्रोथ को। लेकिन अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, उसके खुद के बजट पे। मोरओवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, वो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो ऐसी बजटरी पॉलिसी बनाए जिसमें लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट में जनरेट हों, राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम्स लाइक मेघा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो आर लॉन्च टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो ये एक उनके एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही है ना, तो ऑब्वियसली ये उन्होंने मेंटेन करा। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब उनको अपने बजट का सेटल पूरा ही प्री डिसाइडेड था, उन्होंने पहले से बनाया कि कहाँ कहाँ उन्होंने खर्चे करने हैं, अपनी इनकम को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि विदाउट प्लानिंग अगर वो चीज़ें करेंगे तो वो इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाएंगे। एंड देन द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लाइक करेक्टिंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप, ठीक है ना। अगेन इसमें वो आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ है 9th चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपको कि किस तरह से टैक्स फिस्कल पॉलिसी में कि टैक्स और किस तरह से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। जब उसको लगता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वो टैक्स रेट को अप कर सकते हैं, जब उनको लगता है इकोनॉमी में डिफ्लेशन है वो टैक्स रेट को डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से वो सब्सिडीज, लाइक इसी तरह से वो चीज़ों को यूज़ करके इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को वो कंट्रोल
कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इकोनॉमी फॉर द बैलेंस रीजनल ग्रोथ में और इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करती है और अपने वो रेवेन्यू को इतने बेटर वे से यूटिलाइज कर सकती है अपने एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, सो दैट इकोनॉमी में बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंपोनेंट ऑफ द बजट। अब बजट जो है, बजट के दो कंपोनेंट हैं। बजट में दो चीज़ें आती हैं, या तो रिसिप्ट्स आएंगी या तो एक्सपेंडिचर आएंगे, राइट। रिसिप्ट्स या एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रिसिप्ट्स मीन्स ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम द ऑल द सोर्सेज ऑफ द ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। जितनी भी उसके पास रिसिप्ट्स आ रही हैं वो सारी, जो अब रिसिप्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट को इनकम आती है, रेवेन्यू इनकम आती है, वो दो तरह की इनकम होती है। एक होती है रेवेन्यू इनकम, एक होती है कैपिटल इनकम। बजट रिसिप्ट्स में दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ड्यू टू विच अल्टीमेटली द कैप अल्टीमेटली ड्यू टू विच द कैपिटल ऑफ द जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो जिनसे एसिड्स एंड लाइबिलिटी डू नॉट इफेक्ट, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ड्यू टू विच assets and liabilities of the economy do not influence. For example, these are the receipts do not create any corresponding liabilities for the government. जैसे कि कोई लाइबिलिटी नहीं जनरेट होती। लाइबिलिटी का मतलब सर पे कोई बोझ नहीं चढ़ता, जैसे कि टैक्स इनकम, और इसकी वजह से कोई एसेट की रिडक्शन भी नहीं होती। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची और उसके पास इनकम आ गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेची और इनकम आया, दैट मीन्स एसेट का रिडक्शन हुआ तो इनकम आई। ऐसे ही अगर आपने किसी से बोरोइंग ली, पैसे आए लेकिन साथ में साथ आपकी क्या क्रिएट हुई? लाइबिलिटी क्रिएट हुई। तो अल्टीमेटली वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनसे इट डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी एंड सॉरी एक मिनट, do not create any liability and do not reduce any assets of the government. That is basically considered as revenue receipts. So revenue receipts of the government may thus be defined as those money receipts which do not create any liability for the government as well as do not lead to reduction in the assets of the government. Again I will repeat, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनसे कि ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही एसेट की रिडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू इनकम, फॉर एग्जांपल टैक्स इनकम। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने कोई बोरोइंग्स ली मार्केट से, बोरोइंग्स ली, आपके पास पैसे आ गए, पैसे तो आए बट साथ ही आपकी क्या क्रिएट हुई? साथ ही आपकी क्रिएट हुई लाइबिलिटी, तो इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ऐसे ही अगर आपने अपनी कोई एसिड बेची, गवर्नमेंट या अपनी कोई लैंड बेचा या कुछ भी करा गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से गवर्नमेंट को इनकम आई बट उसकी एसिड रिड्यूस हो गई, अगेन वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। अब इसकी फर्दर जो है टैक्स रिसिप्ट मतलब जो परमानेंट कंपल्सरी पेमेंट होती हैं, जैसे कि अब इसमें तीन तरह के टैक्स होते हैं: प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स बच्चे वो टैक्स होते हैं वो जो कि इनकम के साथ इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। सो इसका जो बर्डन है वो रिच पीपल पे ज़्यादा होता है, पुअर पे कम। रिग्रेसिव टैक्स होते हैं जो इनकम के साथ चेंज नहीं होते, मतलब अगर ये फिक्स टैक्स होता है, इफ़ अ पर्सन विद 1 लाख एज इज मंथली इनकम पे 10% इनकम टैक्स, ही स्टिल हैज़ अ बैलेंस ऑफ 90,000, मतलब 10% है, फिक्स है तो फिक्स है। रिग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन पुअर देन रिच, क्योंकि ये इनकम के साथ बढ़ता या कम होता नहीं है, इसका एक फिक्स अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। वैल्यू एडिड टैक्स एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वो जैसे जैसे जो प्रोडक्ट है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन स्टेजेस को क्रॉस करता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊपर ये इम्पोज्ड होता रहता है। और आज के टाइम पे एक जीएसटी लगता है, इट इज़ इम्पोज्ड एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। जीएसटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स।
एंड स्पेसिफिक टैक्स होते हैं, दीज आर द टैक्स लिवाइड ऑन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट साइट वेट, मतलब जितना ज़्यादा उसका साइज़ है, जितना ज़्यादा उसका वेट है, जैसा भी वो है उसके अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगता है, उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स इज दोज टैक्स, वो जिस पर लगता है उसी को उसका बर्डन बियर करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है ना, गिफ्ट टैक्स, क्योंकि वो जिस पर लगा वही उसका बर्डन दे रहा है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिस पर वो इम्पोज्ड किए जाते हैं उस पर उसका बर्डन नहीं पड़ता, बट वो कोई और पर्सन, जैसे कि इनडायरेक्ट, जैसे जीएसटी हो गया, वो लगता तो किसी और पर है लेकिन बर्डन उसका कंज्यूमर पर जाता है। ऐसे ही वैट, वैल्यू एडिड टैक्स वगैरह, ये सारे इनडायरेक्ट हैं कि लगते किसी और पर है पर बर्डन उसका किसी और को पे करना पड़ता है। नाउ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ये तो थी टैक्स रिसिप्ट्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडिड, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं जो टैक्स के अलावा, जैसे कि फ़ीस, अगर आप देखो गवर्नमेंट का आप कोई भी साइन करवाने जाते हो, कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो, कहीं भी जाते हो तो उसके लिए एक फ़ी पे करते हो, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई, ठीक है, आपकी बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई, वो सारी फ़ी इसके अंदर आती है, ठीक है ना।